बीजेपी का 400 पार का सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि इस इलेक्शन में बीजेपी को बस 292 सीट्स पे खुश रहना पड़ेगा। अगर बीजेपी के चाणक्य कोई दावपेच नहीं खेलते हैं तो अगर चाणक्य ने कुछ दावपेच खेले तो शायद बीजेपी 300 का आंकड़ा क्रॉस कर जाए। पर इस इलेक्शन रिजल्ट से ये तो कंफर्म हो गया कि ईवीएम तो हैक नहीं हो सकता है, पर जनता पॉलिटिकल पार्टीज का दिमाग जरूर हैक कर सकती है। मैंने मेरे 4 जून के वीडियो में कहा था कि ये न्यूज चैनल का जो एग्जिट पोल होता है उस पर कभी बिलीव ही नहीं करना चाहिए। जो भी है वो रिजल्ट डे पे समझ आएगा। ये इंडियन डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जीते हुए को हराया हुआ और हारे हुए को जिताया हुआ महसूस कराया जाता है। 2019 में एनडीए की सरकार थी, मतलब बीजेपी की सरकार, और कुल मिला के उनके सीट्स थे 353 सीट्स। 2019 में बीजेपी के सीट्स आए थे 303 सीट्स, और इस टाइम बीजेपी को बस मिले हैं 240 सीट। इसका मतलब बीजेपी को 60 से ज्यादा सीटों का घाटा हुआ है। पर फिर भी बीजेपी के सीट्स इंडिया अलायंस से सीट से ज्यादा है, क्योंकि इंडिया अलायंस को सीट्स मिले 232 सीट्स और बीजेपी को 240 सीट्स। जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ तब से क्लियर था बीजेपी या कोई भी पार्टी 400 पार नहीं कर सकती। वो एक इलेक्शन गिमिक था। ये नया भारत है और इस नए भारत के लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, ऐसा सोशल मीडिया पे तो लगता है अभी तक। पर फिर भी बीजेपी और एनडीए से अपेक्षा थी कि एटलीस्ट वो लोग 350 सीट्स का मार्क क्रॉस करेंगे, पर वो भी नहीं हुआ। तो क्या रीजन हो सकता है इतने सीट्स हारने का? तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। जो आज मैं इस वीडियो में पॉइंट रखने वाला हूँ वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। अगर आपको और कुछ पॉइंट्स लगते हैं कि बीजेपी और एनडीए के सीट्स गंवाने का कारण हो सकता है, प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना। किसान हमारे भारत देश की एक कोर स्ट्रेंथ है। आप माने या ना माने, इस देश के बहुत सारे लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। ये ध्यान रहे कि मैं इसमें एमएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक बहुत अलग टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं एज इन जनरल बात कर रहा हूँ जो किसान प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके लिए। इस वीडियो में मैं जितने भी रिपोर्ट्स यूज करूंगा उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको उसमें पढ़ना होगा तो आप उसका फुली डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। हमारे देश में कुल मिला के 15 से 20 करोड़ फार्मर्स है, और इन 15 से 20 करोड़ फार्मर्स में से 85% फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स, मतलब जो फार्मर्स जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से कम जमीन है उनको स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है। ये लोग मेनली लोअर क्लास या पॉवर्टी लाइन के आसपास ही रहते हैं, और इतना ध्यान रहे कि ये लोग वही लोग हैं जो भारत की मेन कोर है, मेन स्ट्रेंथ है, और फिर भी इन लोगों को वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है जैसा उनको मिलना चाहिए। ये वही देश है जहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा लगता है। जय जवान जय किसान। ये वही देश है जहाँ पे किसानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और ये वही देश है जिसमें 4 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं 1995 से लेके 2018 तक। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से पर डे 20 से 30 किसान आत्महत्या करते हैं अपनी, और उस सुसाइड रेट में सबसे आगे है महाराष्ट्र स्टेट, और महाराष्ट्र स्टेट में 50% से ज्यादा लोग फार्मर्स है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अनसीजनल बारिश होना और उसके वजह से क्रॉप्स का डैमेज होना, ये एक बढ़ती प्रॉब्लम बनती जा रही है किसानों के लिए। इसका भुगतान तो मिलता है, पर कब और किसको मिलेगा इसका पता नहीं। ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्रॉप्स को सही रेट ना मिलना, और बहुत टाइम से लिविंग क्वालिटी सेम ही रहना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फार्मर्स फेस करते हैं जिनका हमें पता भी नहीं है। फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट को एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा कि ये सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे करते हैं, क्लाइमेट चेंज से हम कैसे लड़ सकते और उससे हमारे क्रॉप्स को कैसे बचाया जा सकता है। उनको नई फार्मिंग की टेक्निक सिखानी पड़ेगी, फार्मर्स को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। वो तो फ्रेज तो याद होगी आपको, गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे बट टीच हिम हाउ टू फिश यू विल फीड हिम फॉर द लाइफ टाइम। 3 मई 2024 को मणिपुर वायलेंस स्टार्ट हुए 1 साल हो गया, पर अभी भी वहाँ पे सिचुएशन स्टेबल है और नहीं भी, क्योंकि वहाँ पे कभी भी कर्फ्यू लग सकता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की डेली लाइफ अब हमारी जैसी नहीं है, वो पूरी बदल चुकी है। उनको एक फियर में रहना पड़ता है। बस इस 1 साल में 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और 170 से ज्यादा लोग मारे गए। मणिपुर में ये एक इतनी वायलेंस चल रहा है, और इसको अगर कंट्रोल में लाना है तो उसको एक टफ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आपने वो वीडियो तो देखा होगा कि सिविलियंस के पास ऑटोमेटिक मशीन गन्स आ रही है, उनके पास हाईटेक वेपन्स है, वो आ कहाँ से रहे? अप्रैल 29 को वापस से गन वायलेंस हुआ और उसमें सीआरपीएफ के 2 जवान मारे गए, और इस इथनिकल वायलेंस को जल्दी से कंट्रोल में लाना होगा, नहीं तो, और पहले ही बहुत ज्यादा टाइम जा चुका है और सेंटर को इसमें इंटरफेयर करना ही होगा। हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, इतना ग्रो कर रही है, बट फिर भी इसको एक जॉबलेस इकोनॉमी माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है बट जॉब ही क्रिएट नहीं हो रहे। रिसेंटली आपने न्यूज तो देखा होगा कि 36% ऑफ आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट को जॉब ही नहीं मिली। आईआईटी बॉम्बे और बाकी आईआईटीज इंडिया में टॉप है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, और अगर वहाँ के ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही है तो बाकी कॉलेज के ग्रेजुएट्स को तो जॉब वो तो छोड़ ही दो। फरवरी 2024 के हिसाब से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% तक पहुंच चुका है। अगर आप देश की कोई भी प्रॉब्लम देखिए, अगर उसका आप डीप में स्टडी करोगे तो वो एक ही रीजन पे आके रुकेगा हमेशा, वो है ओवर पॉपुलेशन। कोई भी इंडस्ट्री इतने बड़े पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए नहीं बनी है।
और वो कोई भी इंडस्ट्री इसके लिए रेडी भी नहीं है। हमारा वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कुछ लैक करता है, वोकेशनल स्किल्स, इंडस्ट्री स्किल्स, लैक ऑफ नॉलेज वाइल चूजिंग फील्ड और बहुत कुछ। आपको घर आके गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी, बल्कि आपको आपके स्किल वहाँ पे प्रूव करने पड़ेंगे, तभी आपको जाके गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या कोई भी अदर प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी। अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करना है तो गवर्नमेंट और हमें मिलके इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे लोगों का ये कहना है कि जो उनकी एरिया के जो बीजेपी कैंडिडेट्स थे उन्होंने ये इलेक्शन सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि उनको लगता था क्योंकि इस बार भी बीजेपी जीतेगी तो उन्होंने वो इलेक्शन उतना सीरियसली लिया नहीं जितना लेना चाहिए था। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे कि उनके खुद के एरिया के लोग उन्हें पहचानते नहीं थे। इंटरनेशनली जयशंकर जी ने हमें इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया, बट कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट है जहाँ पे मुझे लगता है हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। जैसे कि चाइना, हमें चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम यूरोप को तो मुंह तोड़ जवाब देते हैं, पर हम चाइना को उसी इंटेंसिटी के साथ नहीं बोल पाते, जबकि चाइना डोकलाम में घुस चुका था। चाइना हमारे बॉर्डर एरियाज पे डेवलपमेंट कर रहा है, रोड्स तैयार कर रहा है, खुद के विलेज तैयार कर रहा है, और रिसेंटली न्यूज़ आया कि उसने एक एयर बेस भी तैयार कर लिया। हम हमारे बॉर्डर एरियाज में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। मैंने मेरे पिछली वीडियोस में भी कहा था जो लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के लिए बनी थी, ये बहुत एक की सेंसिटिव एरियाज है जिसको हमें सिक्योर रखना होगा, और सिक्योर रखने के लिए हमें उसका डेवलपमेंट ज़रूरी है। इसलिए मुझे पर्सनल लगा कि ये इंटरनेशनल इश्यूज़ वाला पॉइंट हमें रखना चाहिए। इसलिए बीजेपी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस टाइम इस इशू पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। आप माने या ना माने, बट 2024 का इलेक्शन बस एक ही आदमी के नाम के ऊपर जीता गया है, और वो है मोदी जी। बीजेपी ने मोदी फेस पे बहुत जोर दिया, कहीं पे स्ट्रैटेजी काम कर गई पर कहीं पे नहीं, क्योंकि इस एक फेस को पुश करने की वजह से जो लोकल कैंडिडेट था वो एक शैडो में आ गया और लोग उसको जानते ही नहीं है। अगर लोग लोकल कैंडिडेट को जानेंगे नहीं तो उसको वोट कैसे देंगे। बीजेपी के इस वन फेस स्ट्रेटेजी का ऐसा इफेक्ट हुआ कि बहुत सारे लोग हमारे मिनिस्टर्स को जानते नहीं है, और इस वन फेस स्ट्रेटेजी का ऐसा भी इफेक्ट हुआ है कि अगर कुछ गलत भी हो, अगर कुछ अच्छा भी हो, तो किसकी वजह से होगा, वो बस मोदी जी की वजह से हुआ। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और ये एक बहुत चिंताजनक टॉपिक है हर एक देश के लिए और इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक तो मिडिल क्लास है, नहीं तो लोअर क्लास। स्टेबल इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए 2%, और 2020 के हिसाब से इंडिया में इन्फ्लेशन रेट था 6.62%। उससे पहले इन्फ्लेशन रेट इतना कम था कि लोगों के पास परचेसिंग पावर बहुत आ गई थी, और परचेसिंग पावर आने के बाद लोगों ने खर्चा करना स्टार्ट किया। इसकी वजह से आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, और इसके बाद ये इन्फ्लेशन स्टेबल होने लगा। और यही इन्फ्लेशन 2013 में 10% पर था, और आज इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है 4.83%। हाँ, ये इन्फ्लेशन रेट 2013 के हिसाब से बहुत कम है, और बहुत अच्छे से इस पे काम भी हुआ है। पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक तो मिडिल क्लास नहीं तो लोअर क्लास है, और एक आम आदमी के लिए उसकी ज़रूरतमंद चीज़ होती है रोटी, कपड़ा और मकान, और इकोनॉमी में यही सबसे ज़्यादा महंगी हुई है। इसी वजह से लोअर क्लास और मिडिल क्लास को अपना घर सस्टेन करने में प्रॉब्लम आती है बहुत। होप कि अभी गवर्नमेंट बन चुकी है बीजेपी की, तो वो और इकोनॉमी को अच्छे से डेवलप करे, उसमें जॉब क्रिएट करे, और इन्फ्लेशन रेट हमारा 2% से नीचे आ जाए। टोटल 35 से ज़्यादा पार्टीज एक साथ हो गई 2024 के इलेक्शन में इंडिया को हराने के लिए। उससे पहले 2019 में और 2014 में ये सब वोट शेयर फैला हुआ था, पर इस इलेक्शन में ऑलमोस्ट एवरी पार्टी जो एनडीए के साथ नहीं है वो इंडिया अलायंस में जाके शामिल हो गई। फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ 2019 में 3 कैंडिडेट्स थे जो बीजेपी, कांग्रेस और सपा के थे। इसकी वजह से वोट बहुत सारा डिवाइड हो रहा था, और फिर उसी जगह 2024 में इंडिया अलायंस बनती है, और इसी इंडिया अलायंस की वजह से अब वहाँ पे 3 कैंडिडेट नहीं बल्कि 2 ही कैंडिडेट है, और वो भी मतलब एक इंडिया का और एक इंडिया अलायंस का। इसका मतलब जो इंडिया अलायंस को मिलने वाले वोट थे वो इंडिया अलायंस को तो मिल गए, बट जो कांग्रेस और सपा के वोट्स थे वो एक ही कैंडिडेट को जाके मिले। जो डिवाइड होने वाला वोट शेयर था वो एक हो गया, और इसी वजह से इंडिया को बहुत सारी जगह पे सीट हारने पड़ी। अगेन आई रिपीट, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट थे, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ने इस 10 सालों में काम नहीं किया। बीजेपी ने इन 10 सालों में बहुत अच्छा काम किया। 370 हटाया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, $3 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बनाई, बहुत सारे IITs बनाया, एम्स बनाए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए, और भी बहुत सारा उन्होंने काम किया है। अगर बीजेपी काम ही नहीं करती तो उनकी इतने ज़्यादा सीट्स आते ही नहीं। जो पूरी इंडिया अलायंस की सीट्स है उससे ज़्यादा सीट्स बीजेपी के अपने अकेले पार्टी की है, इसलिए बीजेपी ने काम तो किया है, उसको हम नकार नहीं सकते। बीजेपी 400 पार तो नहीं कर पाई, इसी वजह से उनको आज कोलिशन की गवर्नमेंट में जाना पड़ रहा है। और इस कोलिशन के गवर्नमेंट का कुछ प्रोज भी है और कॉन्स भी है। प्रोज ये है कि आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में बहुत सारे काम होंगे, और हमारी इकोनॉमी स्टेबल भी रहेगी और ग्रो भी करेंगी, और शायद हम $5 ट्रिलियन का मार्क भी क्रॉस कर जाए।
और कॉन्स के लिए जो मोदी जी ने बोला था कि 400 पार के बाद हम बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े डिसीजन लेंगे, वो शायद इस बार नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये कोलिशन की गवर्नमेंट है और इस कोलिशन की गवर्नमेंट में बीजेपी को अपने काउंटर पार्टीज का भी सुनना पड़ेगा, उनके ओपिनियंस भी लेने पड़ेंगे। जो भी हो, इंडिया की गवर्नमेंट स्थापित हो चुकी है, मोदी जी ने शपथ विधि भी कर ली। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो ना हो, ये बस थोड़ी ग्रो हो जाए, बट मेरे देश का हर एक देशवासी खुश रहना चाहिए, उसका पेट भरता रहना चाहिए, उसके हाथ में हमेशा काम रहे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बीजेपी ने अपनी गलतियों से सीखा है कि नहीं, क्योंकि ये बात 140 करोड़ देशवासियों की है, क्योंकि ये बात मेरे और आपके देश की है। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।